आज हम देखेंगे कैश फ्लो से रिलेटेड क्लास 12th कैश फ्लो कि जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो हमें सबसे पहली चीज़ क्या निकालनी होती है क्वेश्चन में कैश फ्लो में हमें सबसे पहले निकालना होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। सबसे पहली स्टेप होती है हमारी ऑपरेटिंग में ये कि हमें सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स चाहिए। तो आज मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को ये समझाने की कि हम सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कैसे निकालें, उनमें हमें कौन कौन सी टर्म्स मिलेंगी, कौन कौन सी टर्म्स वो हैं जो मुझे ऐड करनी है उसमें निकालते टाइम, कौन कौन सी टर्म्स हैं जो सब्ट्रैक्ट होती हैं। थोड़ी सी ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कोई चीज़ उसमें जो ऐड कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसका क्या रीज़न है, अगर कोई चीज़ हम उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले टॉपिक डाल देते हैं आज का, हाउ टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये टॉपिक है हमारा आज का कि कैसे हम डिटरमाइन करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। देखते हैं अब क्या क्या हमें इसमें मिलेगा। सबसे पहले आप क्या ले लो, सबसे आप ले लो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L कहाँ मिलेगा ये भी बताऊंगा अभी। माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L। ये दोनों चीज़ें आपको नोटो अकाउंट में मिल जाएंगी। रिजर्व एंड सरप्लस में होगा, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आपको दे रखा होगा बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले क्लोजिंग लिखना है माइनस ओपनिंग। कुछ अमाउंट होगा इसका, कुछ अमाउंट होगा इसका, दोनों का क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे तो कोई फिगर निकल कर आएगी। नाउ उसमें हम ऐड करा देते हैं क्या, इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड कौन से ईयर का लेना है हमें। इंटरिम डिविडेंड में दो, कई बार वो 2 साल का दे देता है, करंट ईयर का भी इंटरिम डिविडेंड दे देता है और प्रीवियस ईयर का भी इंटरिम डिविडेंड दे देता है। अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन से साल का इंटरिम डिविडेंड लेना है। इंटरिम डिविडेंड वो होता है जो जैसे मान लेते हैं अभी हमारा ईयर चल रहा है 2018-19, यानी कि 1 अप्रैल 2018 को स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 2019 को ख़त्म हो जाएगा। तो उस करंट ईयर में जो डिविडेंड होगा, जो उस करंट ईयर का डिविडेंड है और उसी करंट ईयर में पे करना, उसको हम बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। तो इंटरिम डिविडेंड कौन सी ईयर का लेंगे हम, करंट ईयर का लेंगे। ठीक है, प्रपोज डिविडेंड।
प्रपोज डिविडेंड लिया जाएगा प्रीवियस ईयर का। अगर करंट सेशन 17-18 है तो 16-17 का प्रपोज डिविडेंड लिया जाएगा। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इफ एनी। अगर कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर था तो हमें मालूम है दो तरीके के शेयर होल्डर होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं इक्विटी और दूसरे क्या होते हैं? प्रेफरेंस। तो अगर इनको डिविडेंड दिया गया है तो इनसे पहले इनको डिविडेंड दिया जाना चाहिए, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले डिविडेंड मिलता है, उसके बाद हम इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देते हैं। तो अगर कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर हमें क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट में दिख रहा था, अगर बोला नहीं भी गया क्वेश्चन में, तो उनको भी डिविडेंड दिया जाएगा और वो डिविडेंड भी क्या होगा? ऐड होगा। डिविडेंड के बाद आ जाता है हमारे अब रिजर्व्स। एनी रिजर्व, अगर कोई रिजर्व दे रखे थे हमें क्वेश्चन में, जैसे डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, और कौन सा रिजर्व हो सकता है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर ऐसे कोई रिजर्व हमें दे रखे तो वो भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे भी कोई फिगर आएगी और यहाँ पर भी कोई ना कोई फिगर आएगी। रिजर्व के बाद हमें क्या ऐड करेंगे इसमें? प्रोविजन। किस चीज़ का प्रोविजन? प्रोविजन मिलेगा आपको किसके लिए? प्रोविजन फॉर टैक्स। और कौन सा? ड्यूरिंग द करंट ईयर ले लो से, ये भी ऐड होगा। ठीक है। इसके बाद सम टाइम कुछ चीज़ें और मिल जाती हैं, जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस है कोई या एक्सपेंस है कोई। अगर एक एग्जांपल लिख दूं यहाँ पे तो लॉस ऑफ कर देते हैं यहाँ पे। लॉस ऑफ इन्वेंट्री बाय फायर, आग लग गई, स्टॉक खराब हो गया, तो ऐसा जो खर्चा, ऐसा जो नुकसान होगा, इस तरीके से जो नुकसान हुआ होगा, उन्हें बोलते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉसेस या एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। तो वो भी उसमें ऐड होंगे। अब देखते हैं माइनस का क्या करना है। जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉसेस और एक्सपेंसेस ऐड हुए थे तो इनकम और गेन क्या हो जानी चाहिए? यहाँ पे माइनस होनी चाहिए। एग्जांपल देखें, मान लेते हैं इंश्योरेंस क्लेम मिला है मुझे, क्योंकि ये टर्म नेगेटिव में आएगी तो मैं इसको यहाँ ब्रैकेट में मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि हम अकाउंट्स में दे, हमें पता है कि जो हम ब्रैकेट्स में शो करते हैं डिजिट्स, वो
नेगेटिव को रेफर कर रही होती हैं। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम भूल जाते हैं वो है हमारा रिफंड ऑफ टैक्स। जल्दी से नहीं मिलता, लेकिन जब मिल जाता है तो क्वेश्चन में यही चीज़ भूल जाते हैं हम। अगर कोई टैक्स रिफंड हो गया है तो वो भी क्या होता है, वापस माइनस हो जाता है। अच्छा, अब ये हमने फॉर्मेट तो बना लिया, मुझे पता चल गया क्या क्या मुझे जोड़ना और मतलब कैसे या किस ऑर्डर में जोड़ना है। अब क्वेश्चन इज दैट कि इनको क्यों जोड़ना है, कब जोड़ना है, कैसे जोड़ना है, क्यों जोड़ रहे हैं, ये इतना बड़ा याद करें, क्या करें। देखो, पहली प्रायोरिटी रखते हैं कि इसको समझते हैं, क्योंकि जो चीज़ समझ रखी होती है उसे याद नहीं करना पड़ता, याद नहीं करोगे तो भूलोगे नहीं, सबसे अच्छी चीज़। बाकी अगर कहीं पे कुछ एडजस्ट करना पड़ता है, आपको थोड़ा बहुत याद रखना पड़ता है तो बुरा नहीं है, क्योंकि कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th के लिए। और 8 नंबर का क्वेश्चन कैश फ्लो में से आता है, फुल फ्लैज क्वेश्चन, जिसमें ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तीनों बनाने के लिए बोलता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस का डिफरेंस लेना है, ले लिया। इंटरिम डिविडेंड, देखो आपको पता होगा कि जितने भी डिविडेंड बनाए जाते हैं वो कहाँ से निकाले जाते हैं। ये मेरा प्रॉफिट है जो हम बचपन में निकाला करते थे 11th क्लास में, P&L बनाते थे, P&L अकाउंट निकालते थे, वहां पे प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट निकालते थे। तो ये जो प्रॉफिट है ना, इस प्रॉफिट को हम बैलेंस शीट में पहुंचाते थे। 11th तक हमने सीखा था भाई, नेट प्रॉफिट आया उठा के ले जाओ बैलेंस शीट के अंदर। बट ये एक्चुअल में सीधा सीधा बैलेंस शीट में जाता नहीं है। ये प्रॉफिट बैलेंस शीट में जाते जाते ना कुछ टुकड़ों में डिवाइड होता जाता है। पहुंचता है बैलेंस शीट में, पूरा अमाउंट पहुंचता है, बट पर्टिकुलर नेट प्रॉफिट के नाम से नहीं पहुंचता। कुछ फिगर्स इसमें से ना कुछ अमाउंट में इसमें से निकाल लेता हूँ। वो कौन कौन से अमाउंट है जो निकाल लिए जाते हैं, देखो। जितने भी डिविडेंड्स होते हैं सब प्रॉफिट में से बनते हैं, ठीक है। जितने भी रिजर्व्स बनते हैं, जनरल रिजर्व, बैड डेब्ट रिजर्व, वो सब किस में से बनते हैं? प्रॉफिट में से बनते हैं। अब एक चीज बताओ, अगर मेरे पास 100 रुपए का प्रॉफिट था, ठीक है, 100 रुपए का प्रॉफिट था, उसमें से मैंने 5 रुपए का रिजर्व बना लिया, जनरल रिजर्व बना लिया, तो मेरे पास प्रॉफिट कितना बचा? 95 बचा। अब ये प्रॉफिट कैसा बचा? ये प्रॉफिट बचा मेरे पास आफ्टर रिजर्व। अगर मुझे रिवर्स जाना है कि भाई जनरल रिजर्व से पहले कितना प्रॉफिट था, तो देखो ये फिगर यहाँ पे माइनस हो रही है, लेकिन जब मैं रिवर्स जाऊंगा तो मैं दोबारा इसमें इस फिगर को ऐड कराऊंगा कि नहीं कराऊंगा? कराऊंगा ना। देखो ऐड ही तो करवा रहा हूँ। ये सारी वो चीजें हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस में माइनस हुई थी, ये सारी वो चीजें जिनको मैंने प्रॉफिट में से निकाल दिया था। अब क्योंकि मैं रिवर्स जा रहा हूँ, मुझे प्रॉफिट चाहिए बिल्कुल शुद्ध लाभ, भाई इसमें से मैंने कुछ भी नहीं हटाया। तो शुद्ध लाभ तक पहुंचने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो चीजें मैंने वहां घटाई थी वो चीजें मैं दोबारा क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। वही लॉजिक, लॉस क्या करता है, कम करता है ना वहां पे प्रॉफिट को। अगर कोई चीज, कोई लॉस हो गया तो डेफिनेटली वो प्रॉफिट को कम करता है, क्योंकि सारे लॉसेज हम डेबिट साइड में लिखते थे और इनकम हमारी क्रेडिट साइड में होती थी, प्रॉफिट भी क्रेडिट में आता था। और जब कोई लॉस हो गया तो डेफिनेटली प्रॉफिट में से लॉस को माइनस करता था, उसके बाद फिगर लिखता था, बैलेंसिंग फिगर जो लिखते थे। तो सारे जो लॉस थे अब उसका रिवर्स इंपैक्ट दिखा दो, ऐड कर दो। सिमिलरली उसका उल्टा, अगर P&L में जब कोई पैसा आ जाता था तो वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर देता था, बट एक्चुअल प्रॉफिट तो होता नहीं है, क्योंकि वो प्रॉफिट मैंने ऑपरेशन से तो किया नहीं है, वो तो मुझे किसी वजह से मिल गया, भाई इंश्योरेंस क्लेम मिल गया या किसी ने मुझे कमीशन दे दी है, बट इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ माई इनकम, इनकम सोर्स का पार्ट नहीं है ना वो मेरे। तो हम उस इनकम को क्या करते थे, वो वहाँ पे प्रॉफिट को बढ़ा रहा होता था, प्रॉफिट को तो बढ़ा रहा है ना वो वहाँ पर। ऐसा तो होता नहीं था कि मैं मना कर दूंगा, नहीं नहीं मुझे कमीशन नहीं चाहिए, या नहीं नहीं मुझे क्लेम नहीं चाहिए, ये तो मेरे प्रॉफिट को बढ़ा रहा है, ले तो रहा हूँ ना मैं उसे। तो वहां पे वो प्रॉफिट को बढ़ाता है, तो यहाँ पे प्रॉफिट को क्या कर दिया, कम कर दिया। तुमने टैक्स भरा था,
तो तुमने तो अपना प्रॉफिट कम कर दिया था टैक्स भर के, किया था कि नहीं किया था? लेकिन टैक्स रिफंड हो गया तो क्या करते दोबारा, प्रॉफिट को बढ़ा देते। प्रॉफिट को P&L में वहां बढ़ा रहा है वो, तो यहाँ पे फिर उसका रिवर्स कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, लगभग ये वो सारी एडजस्टमेंट है जो हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालने के लिए पूछी जाती हैं। तो आपने ये समझ लिया तो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम बिल्कुल ठीक आ जाएगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, चेक कर लो आप। मैंने सारी टर्म्स लिख रखी है यहाँ पे, बैलेंसिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंसिंग स्टेटमेंट ऑफ ओपनिंग क्लोजिंग, interim dividend during the current year, transfer to reserve, provision for tax, refund of tax, loss of inventory due to fire, insurance claim। अब इन सब फिगर्स को जोड़ के या घटा के अब हमें देखेंगे कि इनमें से कौन सी टर्म्स ऐड होनी है, कौन सी टर्म्स सब्ट्रैक्ट होनी है, और इन टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके मुझे क्या मिलेगा, लास्ट में जो फिगर मिलेगी वो क्या मिलेगी, वो मिलेगी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। हमने अभी इससे पहले देखा था क्या कि कौन कौन सी टर्म्स नेट प्रॉफिट निकालते टाइम और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालते टाइम ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि ये जो स्टेटमेंट वाला जो दे रखा है ओपनिंग वाला, वो ऑलरेडी नेगेटिव में है, नेगेटिव में है ना। और हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, वो होता है वो ये होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग में से ओपनिंग को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अब ये फिगर तो ऑलरेडी माइनस में है, ये फिगर तो ऑलरेडी माइनस में, तो दोनों अमाउंट क्या हो जाएंगे, अब दोनों अमाउंट क्या हो जाएंगे भाई, क्लोजिंग प्लस माइनस माइनस प्लस ओपनिंग। तो यानी कि ये दोनों फिगर ऐड, ठीक है। इंटरिम डिविडेंड मैंने बताया था, इंटरिम डिविडेंड अगर करंट ईयर का है तो उसको क्या करते हैं, प्रॉफिट में नेट प्रॉफिट निकालते टाइम ऐड करते हैं दोबारा, तो ये पॉजिटिव रहेगा। ट्रांसफर टू रिजर्व, रिजर्व निकाल रहे हैं, तो जितने भी रिजर्व होते हैं मैंने बताया था वो भी क्योंकि प्रॉफिट में से ही निकले होते हैं तो दोबारा ऐड बैक होंगे, तो 90,000 भी ऐड। प्रोविजन फॉर टैक्स ये भी ऐड होगा, रीजन बता रखा है कि प्रोविजन फॉर टैक्स क्यों ऐड करना है। रिफंड ऑफ टैक्स प्रॉफिट में आया होगा तो उसने प्रॉफिट को वहाँ पे P&L में मैक्सिमाइज किया था। अब हम क्योंकि रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं तो ये वाली फिगर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। लॉस ऑफ इन्वेंट्री एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, और वो भी क्या लॉस दिखा रहा है, पॉजिटिव रहेगा। इंश्योरेंस क्लेम प्रॉफिट को वहाँ पे मैक्सिमाइज करा था, उल्टा इफेक्ट दिखाना है तो यहाँ क्या कर दो, लेस कर दो। इन सबको जब आप प्लस माइनस करोगे तो आपको जो फिगर मिलेगी वो मिलेगी 9,45,000। तो ये जो फिगर है हमारी, यही हमारा क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स है। ये सारी टर्म्स मैंने अभी एक्सप्लेन करी थी और वही सारी टर्म्स आपसे क्वेश्चन में मांगी गई थी। तो होप सो कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इसके कुछ क्वेश्चंस और ट्राई करेंगे। फिलहाल पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।